हेलो स्टूडेंट्स, हम मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आपके सामने आ जाए हैं और ये इकोनॉमी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सिलेबस है। अगर इकोनॉमी में आप देखें तो इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स पे मैंने डिस्कशंस किया हुआ है पहले से ही। उसके सिलेबस पर एक स्पेशल मैंने वीडियो इस पर बनाया हुआ है, तो आप सर्च जब करेंगे जाके इस चैनल को तो वहाँ पे इकोनॉमी के सिलेबस पर आप पूरी बात जान सकते हैं। अब आता है कि प्रेजेंटली ज़्यादातर लोग इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे आई और ये प्रॉब्लम आगे कैसे बढ़ रही है, किस तरह से बढ़ रही है, इस पर भी हम देखेंगे इसको। तो आने वाले टाइम में हमें इंडियन इकोनॉमी पे जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उससे ज़्यादा हम अपने प्रोफेशन में जाकर भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी फ़ायदा ले सकते हैं। ढेर सारे लोग ये क्वेरीज करते हैं कि इंडिया का जो प्रेजेंट टाइम है ये किस तरफ जा रहा है। भारत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सरकार के लिए हो रहा है, बट मार्केट में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो ये सबको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। बट मॉनेटरी पॉलिसी के 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो इसको हमेशा हम बोलते हैं सार टाइम पॉलिसी, और फिजिकल पॉलिसी लॉन्ग टाइम होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती, आरबीआई करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी पे हमने पूरा कंप्लीट एक बनाया हुआ है पीडीएफ, लेकिन उससे पहले हम इस पर कुछ बातें करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक को बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव और दूसरे मेथड को बोलते हैं हम क्वालिटेटिव मेथड। जनरली लोग इसी में फंसे रहते हैं। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, क्या होता है? कुछ लोग कहेंगे बैंक में रहता है, कुछ कहेंगे आरबीआई में जमा होता है। लेकिन एक एक चीज हम आपको क्लियर करने वाले हैं, वो आप देखते रहिए कि क्या इसमें होता है। हम लिखने जा रहे हैं इस पर मॉनेटरी पॉलिसी। आप पहले इसके दो मेथड्स जानें। ये मेथड है मॉनेटरी पॉलिसी का। एक मेथड है हमारा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में हमारा आता है सीआरआर, इसमें आता है एसएलआर, इसमें आता है रेपो, इसी में आता है आर रेपो, और इसी में आता है हमारा बैंक रेट। ये सारे पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव। ये हमारा पहला मेथड है। ये मेथड है, यहाँ पे लिख देते हैं जो स्पेस है उसमें, ये मेथड है। तो हम सबसे पहले सीआरआर पे बात कर लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? देखिए, कोई भी पब्लिक का आदमी बैंक में जब डिपॉजिट करने जाता है कैश को, तो बैंक डिपॉजिट ले लेते हैं। लेकिन 100 लोग अगर पैसा जमा करने जाते हैं तो 5 लोग ऐसे होंगे जो पैसा लेने भी आएंगे, और पैसा जब लेने आएंगे उन्हें टाइम पर नहीं मिलेगा तो बैंक की क्रेडिट खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कैश रिजर्व रेशियो बैंक रखते हैं। और एग्जैक्टली तो हम जब बात करेंगे तब बताएंगे, लेकिन एक राउंड फिगर में हम बताते हैं कि 5% सीआरआर है। तो बैंक क्या करते हैं, ये 5% पब्लिक को टाइम पर मनी देने के लिए रखते हैं। अब हम पैसा कहाँ रखते हैं? मैं कहूँ मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं जेब में लेके थोड़ा टहल रहा हूँ। हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपया है, हमने बैंक में रखा हुआ है। बैंक है, हमारे पास पैसा है, तो बैंक कहाँ जमा करेगा? आरबीआई में करेगा। क्योंकि एक रिलेशन है पब्लिक टू बैंक और बैंक टू आरबीआई और आरबीआई आईएमएफ। तो एक रिलेशन से पूरा चैनल बना हुआ है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो सीआरआर जो है पब्लिक के लिए है, और बैंक इसीलिए इसको रिजर्व मनी रखते हैं कि जो टाइम पर डिपॉजिटर है उन्हें टाइम पर पैसा मिले। तो उसको हम बोलते हैं सीआरआर। दूसरा आता है एसएलआर। क्या होता है? सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। आज के टाइम में अगर हमें बैंक खोलना है तो 500 करोड़ चाहिए। 500 करोड़ का एक राउंड फिगर हम ले लेते हैं, 25% एसएलआर है। तो एसएलआर रखना जरूरी होता है। कितना हुआ? 125 करोड़। इतना हमारे पास एसएलआर के रूप में रखना होगा। अब जो भी बैंक खोलना चाहता है इसको गोल्ड के रूप में मार्गेज कर सकता है आरबीआई के पास, इसको अपनी प्रॉपर्टी के रूप में मार्गेज कर सकता है, कोई प्रॉपर्टी पेपर है तो उसमें ये मार्गेज हो सकता है। बट इतना जस्ट लाइक एक लाइसेंसिंग फी की तरह, जब तक आप आरबीआई में डिपॉजिट नहीं करोगे तब तक आप बैंकिंग वर्क नहीं कर सकते। तो एसएलआर 25% है, तो इतना अमाउंट आपको रिजर्व रखना है, इसे आप निकाल नहीं सकते।
तो हमने मान लिया कि 25% जो है वो हमारा SLR है, SLR, और प्लस 5% हमारा CRR है, CRR, दोनों अमाउंट हो गए 30%। तो 30% पूरे ऑल इंडिया का जितना भी अमाउंट है वो रेस्ट पड़ा रहता है RBI के पास। ये कब यूज होता है? जब कोई इमरजेंसी आ जाए, यानी अगर पूरे मार्केट में 100 रुपया है तो इसमें 30% हमेशा रिजर्व रहता है। तो जो सरकार रिजर्व मनी रखती है, ऐसे ही पब्लिक के हर आदमी को रखना चाहिए। अगर वो 100 रुपया कमा रहा है तो 30% रिजर्व मनी रखना चाहिए मुश्किल के समय निपटने के लिए, मेरा अपना एक ओपिनियन है। फिर आता है हमारा रेपो रेट। रेपो क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेज ऑफर। ठीक है, रीपर्चेज ऑफर कैसे? RBI बैंकों को लोन देता है। कब देता है? जब मार्केट में रिसेशन चल रहा हो, पैसे की कमी हो, तो मार्केट को बैलेंस करने के लिए बैंकों को रेपो रेट पर RBI लोन देगा। ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 15 दिन से 90 दिन का होता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता नहीं है मार्केट को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर मान लो कि रेपो रेट 8% है, तो 8% पर RBI बैंक को लोन देता है। ठीक है, ये दे दिया। अब मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ गया तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई बढ़ने लगेगी, तो फिर इसे रिवर्स करेगा, तो उसको बोलेंगे आर रेपो। रिवर्स रेपो क्या बोलेंगे? आर रेपो। तो दिया तो 8 पे, वापस लिया कितने पे? 7 पे। तो 1% जो एक्स्ट्रा हुआ वो RBI की इनकम हो गई। बैंक किससे कमाते हैं? हमसे। RBI किससे कमाता है? बैंकों से। तो यहाँ पर RBI ने 1% डिडक्शन कर दिया बैंकों का, तो ये RBI की इनकम हो गई। इसके बाद हम आते हैं बैंक रेट पर। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट एक लॉन्ग टर्म लोन है। सपोज देन बैंक ने ले लिया रेपो रेट पर, इन टाइम उसे वापस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमारे पब्लिक के लोग होते हैं, तो फिर RBI से बैंक रेट में कन्वर्ट कर देता है। रेपो रेट और बैंक रेट में 1% और डिफरेंस होता है। अगर रेपो रेट 8% है तो बैंक रेट 9 के आसपास होता है। तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगा, और जो रेपो रेट पर अमाउंट RBI ने बैंकों को दिया था वो जो है बैंक रेट पर शुरू हो जाएगा। बैंक रेट 90 डेज के एबव होता है, 3 महीने से ज्यादा, लॉन्ग टाइम लोन। तो बैंक जो है हमेशा बैंक रेट पर जो लोन देते हैं उसका सीधा कनेक्शन इंटरेस्ट रेट से होता है। जब बैंक रेट RBI बढ़ाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, EMI बढ़ा देते हैं बैंक, क्योंकि बैंक रेट पर लिया गया लोन बिजनेस लोन है। जैसे हमसे बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे RBI बैंकों से बैंक रेट लेता है। तो अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो सीधा सीधा इसका पब्लिक पर असर पड़ेगा, लेकिन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ने घटने का सीधा पब्लिक पर असर नहीं होता है, वो एक मार्केट को बैलेंस करने के लिए ही होता है। अब ये सारी चीजों को इंस्ट्रूमेंट्स कर लिया RBI ने। ठीक है, नहीं रुकी महंगाई। अब क्या करे RBI? क्योंकि महंगाई कभी कभी बढ़ती रहती, कभी कभी मंदी का समय आ जाता है, और ये दोनों अगर लॉन्ग टाइम तक नहीं रुकते हैं तो फिर बड़ी समस्या होती है। फिर RBI के इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे संभालती है। ये तो मैंने आपको क्वांटिटेटिव मेथड बता दिया। अब हम आते हैं क्वालिटेटिव मेथड पे। अब ये मेथड खत्म होगा, अब आएगा क्वालिटेटिव मेथड। इस पे आ जाएंगे हम, क्वालिटेटिव मेथड पे। क्वालिटेटिव मेथड पे पहली चीज क्या करेगा? फर्स्ट होगा हमारा मार्जिन रेट। फर्स्ट हो गए मार्जिन रेट। अब मार्जिन रेट क्या होगा? मान लो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी 10 लाख की है, RBI उस पर क्या दे रहा था? 8 लाख, बैंक उस पर 8 लाख का लोन दे रहा था। अब उसको क्या करेगा? 5 लाख का देगा, जिससे 3 लाख लिक्विड मार्केट में और कम जाएगी। तो ये क्या करेगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। तो मार्जिन रेट क्या कर दिया? घटाया, बढ़ाया, इससे मार्केट को बैलेंस करने की कोशिश की। फिर इसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर पे डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन आ जाएगा। डायरेक्ट एक्शन में होगा जो हाई वैल्यूज की करेंसी है, 500 के नोट, 1000 के नोट, इसको मार्केट में चलने से रोक देगा। अब इसको जब डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा तो ज्यादा मनी वैल्यू ही इन्फ्लेशन फैलाता है। 10% लोग, पी चिदम्बरम का स्टेटमेंट है लोकसभा में कि महंगाई बढ़ाने और घटाने में 10% लोगों का ही रोल होता है, जो रिच क्लास का है, और वो ज्यादातर छोटी करेंसी तो यूज नहीं करेगा, वो ज्यादा हाई वैल्यूज करेंसी यूज करेगा। तो 500 1000 रुपए की नोट पर रोक लग गया, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था। RBI में भी एक केस गया था कि ये 500 1000 रुपए के नोट RBI को विश्वास में लिया गया, नहीं लिया गया, ऐसे तो नहीं अनाउंस कर दिया गया। तो ये डायरेक्ट एक्शन का मतलब है हाई वैल्यूज करेंसी पर रोक लगा देना। ये रोक लग गई, इससे भी ना रुकी महंगाई। अब क्या करें? क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो लगातार बढ़ रही होती है और बेतहाशा इंक्रीज,
जिम्बाब्वे में 5000 टाइम्स इन्फ्लेशन हो गया, 5000 गुना आपके मार्केट से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया। अब इन्फ्लेशन इतने गुना होने का क्या कारण है? जो देश आईएमएफ का मेंबर नहीं है वहां पे आईएमएफ की गाइडलाइंस लागू नहीं हुई, और करेंसी इशू करने के लिए गोल्ड मार्गेज करना नहीं पड़ा, और वहाँ मल्टी बैंकिंग सिस्टम है, तो वो एक बैंक नहीं होता है नोट छापने के लिए, कई बैंक होते हैं, तो जितनी रिक्वायर्ड हुई उतनी छापते गए, धीरे धीरे इन्फ्लेशन हो गया जब कंट्रोल करने वाली कोई बॉडी नहीं है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा यहाँ पे आता है जो अब लास्ट होगा, उसको बोलते हैं मोरल स्यूशंस। मोरल स्यूशंस, मोरल स्यूशंस क्या होता है? इस पर भी एक क्वेश्चन आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के सारे इंस्ट्रूमेंट तो कंट्रोल आरबीआई करता है, एक कौन ऐसा है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मोरल स्यूशंस। सपोज देन मोरल स्यूशंस क्या है? सारी चीजें महंगी हो रही हैं तो आरबीआई नहीं कहेगी पब्लिक से कि भाई आप लोग इसको महंगा कर रहे हो, या जो चीज महंगी है उससे ज्यादा मत परचेज करो। इंडिया में क्या होता है, कोई चीज महंगी होने लगी तो पैसे वाले लोग उसको स्टोरेज करना शुरू कर देते हैं, तो पता चला कि सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो गई, नहीं महंगा होना था वो भी हो गई। गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, 4 सिलेंडर घर में रख लिया, जरूरत एक की है 4 एक्स्ट्रा हो गया। तो ऐसे कंट्रीज में इस तरह की भी इन्फ्लेशन जनरेट हो जाती है कि नीड नहीं है फिर भी पहले ही स्टोर कर लेगा। प्याज वाजपेयी के टाइम में महंगा हुआ था, तो उस समय बहुत से घरों में मैं जाता था तो वहां पे मैं देखता था टोकरियों में एप्पल की जगह प्याज रखे होते थे, और वो स्टोर करके प्याज रखते थे कि महंगा हो गया है, देखो स्टेटस सिंबल के रूप में हम अब प्याज ज्यादा खाने लगे हैं। तो ये भी एक वजह होती है हमारी मार्केट्स में कि उसको लोग स्टोरेज कर लेते हैं। तो मोरल सॉल्यूशन से पब्लिक अपील करेगा, सरकार करेगी कि आप स्टोरेज मत करो, पर्याप्त सामान है, महंगा कुछ नहीं होने वाला, बट ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। तो मोरल सॉल्यूशन से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स पर हमने एक बेसिक चर्चा कर ली, और इससे जो डिटेल चर्चा वो हमारी क्लास में आएगी। आज एक बेसिक चर्चा हुई कि आप मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएं। अब इस पर मैटर क्या होगा उस पर हम बात करते हैं। तो मैटर आप देखिए कि क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी रिफर टू पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, ये पहले ही बता दिया मैंने। मनी सप्लाई अवेलेबल टू द क्रेडिट, मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ठीक है। सप्लाई ज्यादा है तो उसे बैलेंस करना, कम है तो बढ़ाना, यही काम ही होता है। इन शॉर्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिफर टू द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स दैट द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। ये भी मैंने अभी चर्चा की कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन करता है, आरबीआई का ही मेन रोल यहाँ पे होता है। रेगुलेट मैग्नेट सच इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई एंड एबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। और सारी इकोनॉमिक पॉलिसी इसी से कंट्रोल होती है, इसी से चलती है। मॉनेटरी पॉलिसी का एक मेजर रोल होता है। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ये भी यहाँ पे दिया मैंने। एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी फोकस स्पेंडिंग इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, जब ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो मनी की सप्लाई बढ़ाई जाती है। अब बढ़ेगी कैसे सप्लाई? टैक्स कम कर दीजिए, आप करेंसी छाप दीजिए, ठीक है, रेपो रेट घटा दीजिए, सीआरआर कम कर लीजिए, एसएलआर घटा दीजिए, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। अब ये सब सारे बढ़ा दीजिए, सप्लाई ऑफ मनी घट जाएगी। एक सिंपल सा तरीका है। इसके बाद आएगा कॉन्ट्राडिक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी फोकस, कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स डिक्रीजिंग, जब हम उसको कम करें मनी की सप्लाई को, तो मनी की सप्लाई को कम करना और मनी की सप्लाई को बढ़ाना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो कम करेंगे और बढ़ाएंगे तो ये दोनों आ गया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? यूपीएससी इससे बाहर कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछती, और यूपीएससी का आंसर बड़े स्मार्ट तरीके से देना है। फालतू वाली बातें वहां लिखने से कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं, जो पूछ रहे हैं बस वही बताना है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर द मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट, फिक्स rigid exchange rate, foreign currency, measure one currency, relative of another. The strength of a currency depend number of factors such as inflation rate, prevailing interest rate, it is home country and the stability of government, name of few. तो ये सारे इससे रिलेटेड होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या होगा? कंट्रोल इन्फ्लेशन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीड टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, increase cost of fund order to keep the demand and the service of control. RBI monetary policy instrument are divided into two category. मैंने बात की अभी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों इंस्ट्रूमेंट पर बताया मैंने, समझाया भी आपको।
अब आता है क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या है, वो भी हमने बात की अभी। अप्लाइड टू पॉलिसी इम्पैक्ट मनी सप्लाई इन द एंटायर इकोनॉमी इंक्लूडिंग सेक्टर सच मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, हाउसिंग। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है? अनलाइक द क्वांटिटेटिव टूल विच हैव द डायरेक्ट ऑफ द एंटायर इकोनॉमी मनी सप्लाई, qualitative tools the subjective tools have a effect of money supply and the specific sector of the economy। ये सारे इसके पार्ट्स हैं। ये भी अभी मैंने चर्चा किया था कि ये क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सॉल्यूशन, ये भी मैंने आपको बताया। मैंने CRR, SLR और रीफाइनेंस, इनडायरेक्ट रेपो रेट, बैंक रेट, MSF पे बात कर लेते हैं, वहां पे मैंने नहीं बात की थी। MSF होता है, ये है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बेस रेट, इस पर भी हम आपको चर्चा करके बताते हैं। रेपो मैंने बता दिया आपको, रिवर्स रेपो बता दिया, बैंक रेट बता दिया। MSF का मतलब होता है कि हर बैंक को एक मिनिमम लेवल मेंटेन करना है। बैंक का मतलब है कंगाल नहीं हो जाना, एक मिनिमम लेवल। मतलब अगर बैंक के पास डिपॉजिट 100 रुपये का है तो 100 में 10 रुपया तो उसके पास हमेशा रहना चाहिए, यानी कि डिक्लाइन रहे। तो यह MSF रेट वही होता है। बेस रेट क्या होता है? बेस रेट अपने प्राइम कस्टमर को बैंक जिस रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। अब बैंक का प्राइम कस्टमर क्या होता है, ये भी सवाल हो गया। किसी भी ब्रांच का कोई ना कोई प्राइम कस्टमर होता है, जो वहां का सबसे अधिक डिपॉजिटर होता है, वो प्राइम कस्टमर होता है। तो बैंक उससे सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराते हैं, और हर ब्रांच का कोई ना कोई प्राइम कस्टमर है हर बैंक का, जो मैक्सिमम डिपॉजिट करता है। फिर आता है MCLR, ये है माइक्रो फैसिलिटीज। आज ऑनलाइन की दुनिया में इसी से सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। OMO, MSS, LAF, ये सब हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारा हो गया मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स की बात। फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। MPC is the government constitute body of RBI which is responsible for framing monetary policy of country using the tool like repo rate, reverse repo rate, bank rate, इस पर हुई बात। Urjit Patel Committee was the first committee of purpose the Monetary Policy Committee (MPC). Mandate prime objective of RBI MPC determine the policy interest rate required to achieve to inflation target. RBI Act 1934 empower the RBI to take monetary policy. Composition: the committee comprises 6 members, 3 official Reserve Bank of India and 3 external members nominated by Government of India. The Government of Reserve Bank of India is the chairperson's ex officio committee। तो जो हमारा RBI का गवर्नर है वो हमेशा क्या होता है, इसका एक्स ऑफिसियो इस कमेटी का रहता ही है। तो यहाँ तक हमने मॉनेटरी पॉलिसी का एक कंक्लूजन निकाल दिया, निचोड़ जिसे कहते हैं, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे सरल भाषा में आपको समझाया जा नहीं सकता, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल है, फिर भी उसको मैंने बड़े सिंपल तरीके से सारी बात बता दी आपको। एक नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाला भी ये बात समझ सकता है। अब इसके बाद हम लेकर आएंगे फिजिकल पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट करेगी। एक पार्ट है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक मॉनेटरी है तो दूसरा फिजिकल है। इसके बाद इसके कंक्लूजन्स पे आएंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम 1 दिसंबर के बाद लाइव क्लास में एवरीडे इकोनॉमी लेकर आने वाले हैं, जो आपकी सबसे मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम CSET है, उस पर आने वाले हैं। और ये दो अगर आपने फोकस कर लिया तो प्री वन टाइम क्वालिफाई, वन टाइम में प्री क्वालिफाई। हम वो नहीं है कि 1000 में 1 का रिजल्ट दें, हम वो हैं जो 100 में भी 25-30 का रिजल्ट देंगे। 100 में, 1000 में 1 का नहीं। बट आप हमारी क्लास को अटेंड करते रहिए, कोशिश पूरी होगी कि 100 में 100 पास हो, बट 30% तो क्वालिफाई करे, तो ही हम पढ़ा रहे हैं। 1000 में 1 तो अपने आप भी क्वालिफाई कर सकता है। तो वहाँ टीचिंग इफेक्ट मुझे कहीं नज़र नहीं आता। टीचिंग इफेक्ट तभी है जब हर तीसरा बच्चा को एग्जाम क्वालिफाई करे। दिस इज माय ओपिनियन। ओके, धन्यवाद।